नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आपातकाल ये संविधान पर सीधा हमला था। नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित की गईं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर आज आपातकाल पर पोस्ट करते हुए इसे काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी दबाव डाला गया था, लेकिन आज भारत का संविधान 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक है। तो सवाल यही है कि क्या आपातकाल से मिली सीख ने भारत के लोकतंत्र को आज ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाया है? क्योंकि आज का भारत सबसे बड़े लोकतंत्रों में एक मजबूत उदाहरण बन चुका है, क्योंकि भारत में समय समय पर होने वाले स्वतंत्र और नियमित चुनाव ये साबित करते हैं कि सत्ता जनता की इच्छा से बदलती है। जैसे न्यायपालिका, चुनाव आयोग और संसद एक मजबूत ढांचा देती है। यही नहीं, भारत में विविधता के बावजूद एकता दिखाई भी पड़ती है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दिया आपको। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी। अपूर्वा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी है। पौरुष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। खास मुद्दा शुरुआत में अपूर्वा जी आपसे ही करना चाहूंगी। आपातकाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से इसे काला अध्याय बताया, आज के वक्त में जब 50 साल पूरे बीत चुके हैं, क्यों जरूरी लगता है कि आपातकाल को याद करना चाहिए? क्या संविधान की सुरक्षा के लिए जरूरी है, या सिर्फ राजनीतिक मुद्दे के तहत ही उस वक्त क्या हुआ, क्या क्या स्थितियां और किन चीजों से लोग गुजरे, उसे हर किसी को ध्यान रहे, इसलिए भी इसे याद करना जरूरी है? क्यों लगता है आपको? देखिए श्वेता जी, भारत जो देश रहा है ना, उसमें लोकतंत्र, भले ही हम ये कहें कि एज अ डेमोक्रेसी, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन हम 1950 के आसपास लेकर के आए, मगर अगर हम इतिहास में जाएंगे तो चाहे मनुस्मृति में बात करें, चाहे जब इस पूरे भारत देश वर्ष के अंदर गणतंत्र हुआ करते थे छोटे छोटे, तो लोकतंत्र हमारी आत्मा में बसी हुई एक भावना है। ये केवल संविधान तक ही लिमिटेड नहीं है, हमारे अगर हम जीन्स में भी उठा करके देखेंगे, क्योंकि हम गणतंत्र से विकसित होकर के आज इस देश तक पहुंचे हैं, तो ये हमारी आत्मा में बसती हुई चीज है। 51 साल बीते हैं, इमरजेंसी एक काला अध्याय था। हम सब जानते हैं कि प्रेस को जो है सीज कर दिया गया, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई, लोगों को, एक्टिविस्ट्स को जेल में डाला गया, स्टूडेंट पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिक्स में थे उनको डाला गया, आम नागरिक को भी डाला गया, और उन पे क्या अमानवीय यातनाएं की गई वो हम सब जानते हैं। मगर आज उसको याद करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इशू आज भी क्रिएट किया जाता है। आप अभी कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट देखिए, अशोक गहलोत जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर आज इंदिरा गांधी जी होती तो आरएसएस संस्था बंद कर दी जाती और भाजपा वालों को पता नहीं कहां कहां अंदर जेल में डाल दिया जाता, जाने क्या। ये क्या मानसिकता बताती है? ये मानसिकता का द्योतक है कि आप ये बता रहे हैं कि दमनकारी मानसिकता आज भी आपके अंदर कहीं ना कहीं रहती है। 2024 के इलेक्शंस में आप ध्यान करिए, कांग्रेस ने एक बहिष्कृत पत्रकारों की लिस्ट निकाली थी कि हम ये जो हमारे जर्नलिस्ट है या ये जो पत्रकार है, हम इन लोगों के साथ में बैठ करके डिबेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप डिबेट? हमने कभी कहा कि हम इस पत्रकार के साथ में डिबेट नहीं करेंगे? अरे आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप जो कहेंगे उसका जवाब देना हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य है। मगर ये मानसिकता आज भी कांग्रेस के अंदर सेट बैठी हुई है। दूसरी बात ये भी है कि जिन लोगों ने उस वक्त अपनी जवानी का जो काल था, 19 महीने कम नहीं होता, उस 19 महीने के अंदर कितनी मैं राजेंद्र गहलोत जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ जो है वो नेता हैं, उनके नाखून तक खींच के निकाल दिए गए थे। कौन सी अमानवीय घटनाएं नहीं हुई थी? लोगों को घर से बाहर निकाला गया, किसी के माता की डेथ हुई, पिता की डेथ हुई, उनको नहीं जाने दिया गया, उनके साथ में इतनी अमानवीय कृत्य हुए। तो आज वो लोग अगर इस संसार के अंदर उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, तो उनको सम्मान देना, उनसे उनके जो संस्मरण है उनको सुनना, और आने वाली पीढ़ी को ये बताना कि लोकतंत्र कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा जो भारतवर्ष है ना, यहाँ स्वतंत्रता की वायु में जो आपातकाल लगा, तो उसमें एक बंधन का, दमनकारी जो विचारधारा था, उसका एक प्रदूषण खोला गया। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो ये जाने कि उस वक्त की जो वो पार्टी थी कांग्रेस, जो आज भी यहाँ पे सदन के अंदर लाल वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक डायरी सी लेकर के और हंगामा करती है, उसका असली मूल रूप क्या था, वो जानने के लिए युवाओं को भी आगे आना चाहिए। और जिन्होंने उस वक्त अपना बहुमूल्य समय और अपना जो जीवन है वो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लगाया, उन लोगों को सम्मान भी मिलना चाहिए।
आज माननीय हमारे जो आदरणीय भजनलाल जी भाई साहब हैं, उन्होंने भी, आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने जो इनको 20,000 रुपए जो मासिक पेंशन मिला करती थी उसको बढ़ा के 25,000 किया है। जो मासिक भत्ता उनको मेडिकल फैसिलिटीज के लिए 4,000 मिलता था उसको 5,000 किया है। रोडवेज में यात्रा मुफ्त की है। तो ये क्या है? ये एक तरीके का ग्रेटिट्यूड है कि उन्होंने इस भारत की जो अक्षुण्ण आत्मा थी उसको चिर निरंतर वो वैसी ही चलती रहे, उसके लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। उसके लिए आज एक छोटा सा जो है वो कदम भी उठाया गया है और मुझे लगता है आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको भी जागरूक रहना चाहिए अपने लोकतंत्र के प्रति, अपने संविधान के प्रति। पौरुष भारद्वाज जी, इमरजेंसी लागू की गई और आज जिस तरह से संविधान हत्या दिवस के तौर पर बीजेपी भी इसे, और इसे याद करना जरूर, जिस तरह से अभी आपने भी सुना, अपूर्वा जी कहती, आपको लगता है कांग्रेस क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेती है आज भी कि वो स्थिति जो बनी, जो हुआ, वो नहीं होना चाहिए था? श्वेता जी, देखिए, मैं सबसे पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले मेरी बहन अपूर्वा जी और आप भी मेरी बहन है, आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस सरकार के द्वारा 25 जून 1975 को जब आपातकाल की घोषणा की गई थी, क्या कोई संविधान संशोधन किया गया? बताइए, आप दोनों बताइए, क्या कोई संविधान संशोधन किया गया इसको लगाने के लिए? लेकिन आपातकाल लगाना सही था क्या? हाँ, नहीं, मुझे मेरे सवाल, दर्शकों तक बात जाने दें, दर्शकों तक बात जाने दें, मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, क्या कोई संविधान संशोधन किया गया? नहीं किया गया। यानी कि जब हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, जो हमारे फोरफादर थे, उन्होंने जिस समय देश का संविधान बनाया तो उन्होंने एक ऐसी स्थिति की निश्चित तौर पर कल्पना की होगी कि उनको इस जो हमारा आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगी थी, इसका प्रावधान उस संविधान में करना पड़ा। और देखिए उस समय की क्या परिस्थिति थी। उस समय जो तत्कालीन विपक्ष था, जो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ किसानों को भड़का रहा था, मजदूरों को भड़का रहा था। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र है, सरकार के खिलाफ आंदोलन होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। परंतु जब हमने देखा कि वो स्थिति वहां तक पहुंच गई कि वो देश के रक्षा प्रतिष्ठान, जो देश के रक्षा प्रतिष्ठान के सैनिक हैं, जो हमारे राज्यों की पुलिस है, उनके सैनिकों, उनके पुलिस कर्मियों से जब आह्वान करने लगे कि आप लोग इस सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दीजिए, या तो अपने हथियार छोड़ दीजिए या फिर सरकार के खिलाफ हथियार उठा लीजिए, तो निश्चित तौर पर वो परिस्थिति ऐसी थी कि जिसकी हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना की होगी और वो धारा 352 के तहत हमने उसका प्रयोग किया। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी वाले अभी बड़ी बड़ी संविधान की दुहाई देते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इनके मूल मुद्दे कोई से भी हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो महिला आरक्षण बिल हो, चाहे वो यूसीसी हो, क्या एक भी इनका वादा ऐसा है जो इन्होंने संविधान संशोधन करे बिना पूरा हो सकता है या पूरा किया हो? नहीं, इनका हर वादा ऐसा है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संविधान की वर्तमान स्थिति में फिट नहीं पाती और अपने वादों को पूरा करने के लिए इनको संविधान में संशोधन करना पड़ता है। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात तो कहना चाहूंगा, देखिए कि ना, आप मुझे एक बात बताइए कि कह रहे हैं कि साहब उस समय जो है आपातकाल के समय लोग सारा जनजीवन ठप हो गया। मुझे आप एक बात को बताइए कि क्या उस समय जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, चाहे क्या स्कूलों में एडमिशन होने बंद हो गए थे, क्या क्लासेस लगना बंद हो गई थी, क्या अस्पताल बंद हो गए थे, या क्या सारे सरकारी कार्यालय जो भी थे क्या वे बंद हो गए थे? नहीं, बल्कि वे सामान्य दिनों से ज्यादा सुचारू रूप से चल रहे थे। और कैसे चल रहे थे इस बात को मैं कांग्रेसी प्रवक्ता होने के नाते नहीं कह रहा, मैं कहना चाहूंगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो संघ जो है, इससे बाला साहब देवव्रत साहब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी संघ के जो आरएसएस जो है उसके एक बड़े सीनियर विचारक हैं। उन्होंने जो है यरवदा जेल में जब वो बंद थे, जब उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि उन्होंने इंदिरा गांधी जी के भाषणों की सराहना की और उन्होंने कहा कि यदि आप हमें जेल से बाहर निकाल देते हैं तो हम जो है वो संजय गांधी जी का द्वारा बनाया गया जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, हम उसका समर्थन भी करेंगे, हम उसका प्रचार भी करेंगे। तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या हम आरएसएस की बात को सही माने या जो उस समय की परिस्थिति उसको सही माने, या भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को सही माने? उस वक्त की ऐसी परिस्थिति बनी इसलिए इमरजेंसी लगा, लेकिन नुकसान किसी को नहीं था, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पे देखिए, हाँ, जो किसी को नुकसान मुझे, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि सामान्य जनजीवन जो था वो चल रहा था और उस समय की जो एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो रही थी कि जो भी देश के खिलाफ जा रही थी, देश के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया जा रहा था, उस परिस्थिति में वो सही था। और एक श्वेता जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी आलोचना करती है। क्या आज उस समय की जो सीबीआई थी, उस ईडी या फिर देश की मीडिया, उस समय की जो भी स्थिति थी, क्या आज की तारीख की तुलना की जाए तो क्या स्वतंत्रता के मामले में उस समय से बेहतर है? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी से लिया जाना चाहिए। एक बार लेती हूं मैं, हाँ ठीक है, जवाब देने भी दीजिए उन्हें, आप सुनिएगा आप। हाँ। श्वेता जी ने 2-3 बातें फरमाई। पहले सबसे पहली बात इन्होंने ये कहा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इन्होंने 25 जून 75 को किया। इन्होंने 25 जून 75 को नहीं किया, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, जिसके अंदर अगर आप संविधान को पढ़ेंगे, अगर आप कोर्ट्स के जो जजमेंट्स है उनको पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि संविधान की जो आत्मा है उसको प्रियम्बल को कहा जाता है। प्रियम्बल के अंदर इन्होंने 2 शब्द जोड़े, सेक्युलर एंड, तो इसके बारे में एक मिनट, संविधान की बात, पौरुष जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैंने पूरे टाइम फिंगर रेज करके रखी, प्लीज लेट मी स्पीक।
आपने सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को जोड़ा, आपने एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा संविधान 1976 के अंदर खड़ा कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए, इमरजेंसी क्या केवल 25 जून 75 को लग के 25 जून 75 को खत्म हो गई? जी नहीं, वो 25 जून 75 को लग के 21 मार्च 77 तक चली। तो उस 19 जो महीने का पीरियड था उसमें 76 में आपने एक दूसरा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मैं नहीं कह रही, ये कोर्ट का जजमेंट है, मैं नहीं कह रही, आप जाके केशवानंद भारती और सारे केसेस को पढ़ लीजिए, वो कहते हैं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा के साथ में छेड़छाड़ की थी। आपने इमरजेंसी लगाई क्यों? अब ये पूछ रहे हैं कि क्या हमने संविधान संशोधन किया था? नहीं, आपने किया था, 76 में बहुत बड़ा किया था। दूसरी चीज, इमरजेंसी लगाने की सिचुएशन क्या रही? क्या कोई ऐसा अनरेस्ट था? क्या कोई फॉरेन एलिमेंट आके भारत पे आक्रमण कर रहा था? नहीं। क्या कोई यहाँ पे इंटरनल डिस्ट्रेस हो रहा था जिसके अंदर यहाँ पे इनको लग रहा था सिविल राइट्स होने वाले? नहीं। क्या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी थी? नहीं। हुआ क्या था कि 12 जून को कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया, इलाहाबाद कोर्ट का, जिसके अंदर इंदिरा गांधी जी को कहा गया कि आप 6 साल तक किसी भी लोकतांत्रिक पद के ऊपर रहने के लिए या चुने जाने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। क्यों एलिजिबल नहीं है? अब ये भी सुनिए, क्योंकि उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग क्या किया? अपने सरकारी सेक्रेटरी को आपने अपना इलेक्शन कमीशन का एजेंट बना दिया। इलेक्शन एजेंट आप अगर सरकारी सेक्रेटरी को बनाएंगे जो सरकारी तनख्वाह उठा रहा है, जो पूर्णतः रूप से असंवैधानिक था। तो जब आपकी मूल भावना में ही असंविधान जुड़ा हुआ था, आपको डर लगा कि आप प्रधानमंत्री पद से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जब खतरा किसी को नहीं था, ना देश को खतरा था, ना इसको बाहर से कोई खतरा था, ना यहाँ पे फाइनेंशियली कोई खतरा था, तो सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को खतरा था। और उस खतरे के तहत इन लोगों ने क्या नहीं किया? दो बातें और कहूंगी। ये मुझे कहते हैं क्या देश के अंदर चीज नहीं चली? आपको पता है नसबंदी का आलम क्या चला था? कितने जवान लोग, कितने अनमैरिड लोगों को मृत्यु की शैया पर सोना पड़ा था। इसको छोड़िए, आप ये कहते हैं ये गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ से गरीब हटाओ। झुग्गियों का क्या हाल किया था ये मैं आपको बताऊं। आप तुर्कमेन गेट की घटना उठा करके देखिए, कितनी अमानवीय घटना आप लोगों ने की थी, और उसके बाद में आप जस्टिफाई करते हैं कि आपातकाल ठीक था। आज आपके नेता ऐसे संसद में डायरी उठा करके कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं। अरे जिस पार्टी की मूल भावना ही भक्षक की रही हो संविधान की, वो रक्षक की आड़ कैसे ले सकता है? सुभाष जी भी हमारे साथ, सुभाष शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक। सुभाष जी, दोनों तरफ से अपनी बात कही जा रही है कि इमरजेंसी लगाना उस वक्त की स्थिति के हिसाब से सही था। दूसरी तरफ ये काला अध्याय है जिसे आज तक याद रखना भी जरूरी है। क्या आप मानते हैं 50 साल बाद भी आपातकाल सिर्फ इतिहास है, या फिर लोकतंत्र को बचाने के लिए स्थायी चेतावनी के तौर पर इसे देखा जाए? कैसे देखा जाए वो वक्त और आज 2026? हाँ। बिल्कुल इस एक्ट को, इस कृत्य को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जो इंदिरा गांधी ने किया। और उन्होंने जो उनके सिद्धार्थ शंकर रे या संजय गांधी या बंसीलाल जैसे जो सहयोगी थे, उन्होंने जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा, संविधान की भावना को तोड़ा मरोड़ा। और सबसे बड़ी बात, संविधान के संशोधन में नहीं किया, कोई बात नहीं, आर्टिकल पहले से मौजूद था, लेकिन आर्टिकल में ये थोड़ी लिखा हुआ था कि आप प्रेस की आजादी छीन लेंगे, बिजली का कनेक्शन काट देंगे, और जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको जेलों में ठूंस देंगे, उनकी जमानतें नहीं होने देंगे। दूसरी बात, सेंसर लागू कर देंगे, कॉफे पैसा मीसा जैसे एक्ट लाएंगे, और आप देश में एक अस्थिरता का माहौल खड़ा करेंगे, देश में हाहाकार मचवाएंगे। आपको सही खबरों का पता नहीं लगा। बाद में तो ये विश्लेषण ये भी आया ना कि यदि सही खबरें पता होती तो शायद ये जो एक्ट था इनका, ये हो सकता है कि जस्टिफाई भी हो जाता। लेकिन इन्होंने जो सबसे कुठाराघात किया भारत की आत्मा के ऊपर, भारत के उस जनतांत्रिक एक ढांचे के ऊपर, वो ये था कि प्रेस को बंद करा दिया गया। कई संस्थानों के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए कि अखबार ना छपे। जेपी का जो भाषण था दिल्ली में रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण का, उस भाषण का इतना खौफ इनके मन में हुआ कि इनको 30 साल पुरानी अपनी जो जायदाद थी, मिल्कियत बन गई थी इनकी, शासन और सत्ता, वो खोती हुई नजर आई। और इसका नतीजा और दुष्प्रभाव इन्होंने ये किया कि आम जनता को कतई सुनने नहीं दिया गया। आम जनता की कोई भावना नहीं रखी कि जो जनतांत्रिक मूल्यों के ऊपर जो सरकार गांधी के सपनों से बनी, और गांधी जिन जनतांत्रिक मूल्यों के लिए अंग्रेज से लड़ाई लड़ रहे थे, ये अंग्रेजों से भी ज्यादा बड़ा कुठाराघात भारत की जनता के ऊपर कर गए कांग्रेस वाले। इसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और कोई लोग यदि कहते हैं कि ट्रेनें टाइम पर चलने लग गई, सरकारी काम, ये एक फियर साइकोसिस था भाई साहब। फियर साइकोसिस में क्या होता है? अस्थायी होता है बेसिकली। उस समय यदि आप तत्कालीन परिस्थितियों को देखेंगे तो ये जो खाड़ी संकट अभी चला है, ऐसा ही खाड़ी संकट पहले भी आया था। यौम किपुर की लड़ाई हुई थी, और उसमें जो गल्फ के कंट्री हैं, इन्होंने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था, और गल्फ कंट्रीज ने तेल देने से मना कर दिया था सबको। और भारत के साथ ऐसी स्थिति, भारत विकासशील देश ही नहीं, गरीब मुल्क था एकदम। आज भी हम कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन गरीब मुल्कों की श्रेणी में वैसा ही स्थिति। इंदिरा गांधी ने उस मौके को यह फायदा उठाकर सोचा कि गरीबी उन्मूलन करते हैं। अरे भाई, गरीबी उन्मूलन कैसे कर दोगे आप? जब पूरे विश्व में संकट आया हुआ था, तो आप
भारत को जो माइनस में चली गई थी, 30% के आसपास महंगाई दर हो गई थी भारत में। ये तो आलम था आपके राजकाज करने का। लेकिन ये तो सुभाष जी, आपकी अभी आपने दूरदर्शिता पौरुष थी। जी को सुना, उनका कहना ये कि उस स्थिति में कुछ नहीं बदला, सब कुछ सामान्य तौर पर चल रहा था, उस वक्त की जरूरत थी इसलिए इमरजेंसी लगी। यानी कांग्रेस तो ये नहीं मानती कि वो गलत निर्णय नहीं, था, मैं गलत था। आगे जवाब दूंगा। मैं इस बात में आगे सुभाष जवाब जी। दूंगा। नहीं, मेरी बात ऐसा बीच में है, रही थी, ऐसा है, पूरी बात। कांग्रेस कितना ही जस्टिफाई कर ले, ये जो आत्मा को संविधान की, जो अभी संविधान की दुहाई देते हैं ना, यही तो भाई इनका एक कहना है, इनका लॉजिक ये है कि संविधान हमने बनाया, अंग्रेज से सत्ता हमने हासिल की, बाकी किसी का अधिकार इस कुर्सी पर है ही नहीं। ये एक मौलिक चिंतन है इनका, और ठीक है, इनका चिंतन हो सकता है, लेकिन देश की जनता तो दूसरी तरीके से सोच रही है। अब बात आती है कि ये जस्टिफाई कर रहे हैं और उस आर्टिकल को लेकर आ रहे हैं कि भाई जस्टिफाई नहीं कर रहा, मेरी बात बीच में श्वेता जी आपने तो- टोक दिया था मुझे, मैं पूरी बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल सुन लीजिए, मैं आपसे ही जवाब तो दूंगी। इस आर्टिकल में ये कहां लिखा हुआ है कि प्रेस के कनेक्शन काट दिए जाए बिजली के? ये कहां लिखा है कि प्रेस की रिपोर्टिंग बंद कर दी जाए? ये कहां लिखा था कि जेलों में ठूस दिया जाए? बिल्कुल ठीक है, इसी पे ये जवाब कहां से पौरुष जी। आपने लिया है नया काम? बिल्कुल श्वेता जी पौरुष जी, देखिए, ये इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? श्वेता जी यानी देखिए- कि मीडिया आपके खिलाफ होगा तो आप उसको बंद करा दोगे, रोक दोगे, ये तो जस्टिफाई नहीं होगा। हाँ बिल्कुल श्वेता जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मैं आपकी बात का पिछली बार जवाब दे रहा था, परंतु बीच में आपने ठीक मुझे है। मेरे पास से आप उधर चले गए थे। मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, हमने 1975 में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद में देखिए कि क्या हुआ, जब दोबारा चुनाव हुए तो विपक्ष की सरकार बनी, और विपक्ष की जो सरकार थी उसको वो 2 साल भी ढंग से सरकार नहीं चला पाई, और जनता ने 1980 के चुनाव में जो मध्यावधि चुनाव हुए और जनता ने उनको बुरी तरह घर बैठा दिया, और कांग्रेस की शानदार वापसी हुई। यानी कि जनता ने हमें हमारे उस कृत्य के लिए, जिसके लिए राहुल गांधी जी भी माफी मांग चुके और हमारे मनमोहन सिंह जी माफी मांग चुके और हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता जो है उस समय की परिस्थितियों के लिए माफी मांग चुके। जनता ने हमें ना सिर्फ माफ किया बल्कि हमें एक शानदार मैंडेट देकर के जिताया, और उस जनता की बात इस बात पे मोहर थी कि विपक्ष के द्वारा हमारे खिलाफ जो तमाम तरह के आरोप, चाहे जिसमें इमरजेंसी के दुरुपयोग का भी जो आरोप है, उसको भी जनता ने खारिज किया और हमारे को आगे बढ़ाया। दूसरी बात, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए मीडिया की बातें होती है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या देश में अघोषित इमरजेंसी आज नहीं है? श्वेता जी आप दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि क्या आज के समय में निष्पक्ष पत्रकारिता होती है? श्वेता जी तो आप ही के ऊपर प्रश्न खड़ा कर दे रहे हैं। डर नहीं है। श्वेता जी तो आपके चैनल पर ये प्रश्न खड़ा कर दे रहे हैं। आपको प्रश्न आपको पहले पूछना पड़ेगा। सरकार के हम दो हमारी दो की नीति ने उस चैनल के मालिक को कितना टॉर्चर किया और आखिरी में उनको अपना चैनल हैंड ओवर करना पड़ा है, पूरे देश ने देखा। यानी आप ये और कह रहे हैं, मीडिया, आप और ये देखिए कह मैं रहे आपको हैं कि स्थिति उस बताऊं वक्त भी कि आपने जब जो देश किया वो में गलत कोरोना नहीं काल था, चल रहा था, आज भी तब ऐसे देश ही हो के रहा है। प्रमुख समाचार हाँ। पत्र ने सरकार के खिलाफ लगातार रिपोर्टिंग करी और उसके वहां पे ईडी पहुंच गई, सीबीआई पहुंच गई और आखिरी में उस अखबार को झुकना पड़ा। ये सरकार की हालत है और ये सरकार संविधान की दुहाई देती ठीक है। है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 243 यू देखिए, और बात- 243 सब ई बोलने उसके दीजिए, तहत विधानसभा सब चुनाव बोलने कराना दीजिए, और भाषण नहीं लोकसभा चल रहा चुनाव है। कराने के जितना ही आवश्यक एक रिजोइंडर में देना चाह रहा हूं। इस बात को पूछिए, जो नीट के छात्र इनसे कोई मांग करते हैं, बोले साहब आप देशद्रोही हो। देशद्रोही हो। एक मिनट रुकिए सर, Point- यहाँ चर्चा points कर रहे हैं, पे रहे, चर्चा points तब पे होती जब एक बात अगर कोई रखता है तो दूसरा भी बात रखने दीजिए। आप तो ऐसे करें जैसे मंच हो रहा है, भाषण दे रहे हैं। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल आप लिंक देखिएगा। जितना नहीं, भारतीय नहीं। जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला, इतना- सुभाष जी ने बोला, उसको आप कम टाइम समय लिया में दीजिएगा कि मैंने किसने कम कितना समय बोला। लिया। आपको लगता है सर, आपको लगता है कम आप समय जरा लिया, आपके लिए तो 20 मिनट कर कम लेना। पड़ेगा। पौरुष जी, अगर 24 घंटे जी, भी आप आपको काउंट दे कर दिए लेना। जाए तो भी आप इमरजेंसी को ठीक है। जस्टिफाई नहीं कर सकते जनता मैंने की नजरों इमरजेंसी में। जस्टिफाई अपूर्व किया जी, है। आपकी मैं बात बता रहा हूं, में हमारे नेता माफी मांग चुके हैं, खड़े, लेकिन आप आपने इमरजेंसी के खड़े नाम खड़े पर खड़े कैसे खड़े कि इस बात का खड़ा कर जवाब दिया। दे दीजिए। आपने खड़े खड़े मुझे आप एक बात हर एक बताइए, चैनल मुझे पर आप एक आपने बात बताइए, श्वेता जी पर आपके लिए- आपने आपके लिए- सबने आपके लिए- आपने अभी रुक जाइए, आपके लिए- रुकिए बस 1 मिनट सुनिए आप। अपूर्वा जी, वक्त वैसे नहीं है और आप लोग बस ऐसे ही करते जैसे लेक्चर चल रहा हो। यहाँ पे हम किसी चीज पे बात करें, दूसरे का भी तो जवाब सुनिए। बोलने से ज्यादा सुनने का मादा होना चाहिए। श्वेता जी देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुरुत्तिन देखी जैसी, जिस कांग्रेस पार्टी की ये गुट्टी लेकर के यहाँ बैठे हैं, जो इनकी मानसिकता है, जो इसकी विचारधारा है, वो दमनकारी है। वो डिबेट में भी आपको दिख रही है, ना हमें बोलने दिया जा रहा है, ना हमारी बात सुनी जा रही है। इवन जिस चैनल की धरती पर ये खड़े हैं, उस चैनल को भी जो है वो बिका हुआ इन्होंने यहाँ पे सवाल घोषित कर खड़ा दिया। कर रहे हैं। उसमें मैंने भी तो ये इन्होंने बात कही क्वेश्चन मार्क नहीं। खड़ा कर दिया श्वेता जी देखिए, कि इनकी ये भी जो है वो मानसिकता क्या है? निष्पक्षता से ये काम आपके नहीं चैनल कर पे रहे बिका हुआ चैनल बता रहे हैं। मैंने नहीं कहा। नहीं, ये कह रहे हैं, आपने कहा, ये कह रहे हैं आपने कहा कि चैनल पे खड़े स्वतंत्रता से उसको आप बिका काम हुआ नहीं चैनल कर बता रहे रहे हैं। हैं। मैं फर्स्ट इंडिया के ऊपर कभी बात नहीं खड़ा करती, मैं इसकी निष्पक्षता पे कभी नहीं, उसके हम भी मालिक गिरते हैं, बहुत से मुद्दों पर हम भी गिरते हैं, मगर आप अपूर्वा जी फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट बहुत खत्म हो रहा है। फाइनल कमेंट अपूर्वा जी।
देखिए श्वेता जी, इमरजेंसी, फाइनल कमेंट। जी देखिए श्वेता जी, इमरजेंसी हमारे जो देश का है वो एक लोकतंत्र के ऊपर एक ऐसा धब्बा है, एक ऐसा स्क्रैच है जिसको शायद कभी भी हम भुला नहीं पाएंगे। बस एक जो हम प्रण ले सकते हैं सब लोगों, ये है कि लोकतंत्र की भावना को अक्षुण्ण रखें, संविधान को जो है अपना सर्वोपरि मानकर आगे बढ़े। युवाओं से भी यही अपील है और कांग्रेस को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस भी अपनी ये जो दमनकारी विचारधारा है, मानसिकता है, इससे बाहर आए, लोकतंत्र का, संविधान का सम्मान करें ताकि जनता आपका सम्मान करना शुरू करे। ठीक है, सुभाष जी फाइनल कमेंट सर। जी मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बात अभी चल रही थी कि केंद्र में इनकी सरकार आ गई 80 में, ठीक है, जनता ने मध्यावधि चुनाव में दे दिया वोट, लेकिन इमरजेंसी का जो इफेक्ट कांग्रेस के दिमाग में है लागू, उसका मैं आपको 2 एग्जाम्पल से साबित करता हूं कि वो दिमाग कहां से आता है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या रेटोरिक्स इनके दिमाग में है। या जो स्टेट्स में चुनाव हुए थे उनमें तो कोई सरकार जाने का काम नहीं था ना, उनमें तो चुनाव नहीं हुए थे ना, उनकी सरकारों को बर्खास्त क्यों किया गया? राजस्थान में जो विपक्ष की सरकार की उसको बर्खास्त क्यों किया गया? दूसरी बात, बाबरी ढांचा ढहा, उसमें राजस्थान की या मध्य प्रदेश की सरकार का क्या रहने जाना था? उनको क्यों बर्खास्त किया गया? ये 356 का जो गलत इस्तेमाल संविधान का, आप कह देंगे संविधान संशोधन नहीं किया, अरे भाई आपने गलत इस्तेमाल तो कर लिया ना, तो 352 के साथ भी आपने यही किया, धोखाधड़ी की है जनता के साथ में। 352 आर्टिकल इसलिए थोड़ी दिया था कि ये बिल्कुल एक्सट्रीम पावर में चले जाएंगे, एब्सोल्यूट पावर तो करप्ट करता है आदमी को, एब्सोल्यूट पावर की तरफ चले गए आप तो, और आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने कोई आर्टिकल। सर क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अपूर्वा जी, बहुत शुक्रिया पौरुष जी चर्चा में शामिल होने के लिए, सुभाष जी बहुत शुक्रिया। तो बेहद है, मैं अब देखिए आज 50 साल बीत चुके हैं, इसके बावजूद आप कितना भी कहिए उस वक्त को, उस पल को, उस वक्त जो चीजें हुई उसे कोई नहीं भूल सकता और इसलिए हर बार हर साल उसे याद किया जाता रहेगा। और कहते भी है कि गलती होती है तो माफ हो जाती है लेकिन गुनाह की माफी नहीं होती है, तो शायद ये इमरजेंसी भी वही गुनाह है जिसकी माफी नहीं हो सकती और इसलिए हर बार उसे याद रखना भी जरूरी। तो कम से कम ये कह सकते हैं कि वैसी स्थिति आज के वक्त में इतनी मजबूत है हमारा लोकतंत्र कि वो स्थिति आज नहीं आ सकती है। चलिए 6 बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।